नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बोकारो से बता दें। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो बोकारो से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ और ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। BF2 में काम कर रहे थे तीनों मजदूर और बंद BF2 में चल रहा था मरम्मती का काम। तो बोकारो से बड़ी खबर, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बता दें कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है और तीनों मजदूर BF2 में काम कर रहे थे। बताते चले आपको कि बंद BF2 में मरम्मती का काम चल रहा था। झारखंड में अब आदिवासियों को बार बार जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना पड़ेगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि TAC की बैठक में आदिवासियों का जीवन काल तक के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने का फैसला लिया गया। TAC की बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के लिए TAC में उप समिति बनाई गई। इस उप समिति में स्टीफन मरांडी, दीपक बिरुआ और बंधु तिर्की शामिल होंगे। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर राज्यपाल के जरिए अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। साथ ही इसे लेकर TAC के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में जमशेदपुर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी चिन्हित की गई। साथ ही जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की बहाली का निर्णय भी लिया गया। यही नहीं, सजा काट चुके या फिर अपनी बात नहीं रख पाने वाले कैदियों की सरकार मदद करेगी। TAC की बैठक में आदिवासी समाज के धार्मिक स्थलों को बचाने और उसे मान्यता देने का भी फैसला लिया गया। साथ ही मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की सहमति बनी। हालांकि TAC की बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई। जाति प्रमाण पत्र से का भी था। आदिवासी समाज के लोग बैंक से ऋण लेने का भी बात उठा और जनजाति जो जमीन है उसको गलत तरीका से तो ट्रांसफर हुआ है, ऐसा कोई बिंदु हम लोग चर्चा किया। उसमें बड़ा गहराई से जानने के लिए एक उपसमिति भी बना गया। जातीय जनगणना पर झारखंड में सियासत गर्म है। रघुवर दास ने पिछड़ी जातियों के सर्वेक्षण के लिए पिछली सरकार द्वारा लिखे पत्र को हेमंत सरकार पर रोकने का आरोप लगाया। वहीं अमित शाह के सामने सरना कोड का जिक्र नहीं होने पर आदिवासी समाज में आक्रोश भी है। जातीय जनगणना की मांग पर झारखंड में सियासत गर्म है। रविवार को CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला और जातीय जनगणना की मांग की, जिस पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य में कितना पिछड़ा वर्ग है इसके सर्वेक्षण के लिए सभी उपायुक्त को पत्र जारी किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे रोक क्यों दिया? बीजेपी के सरकार में जो पत्र जारी हुए थे उन संदर्भ में बताना चाहिए कि सर्वेक्षण का काम इन्होंने सरकार बनने के साथ ही क्यों रोक दिया। अगर पिछड़ों के इतने ही तहसील है आई है तो 2014 और 2019 का परिपत्र पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि हमारे राज्य में कितना पिछड़ा वर्ग है। ऑलरेडी पत्र जारी है, आपको गृह मंत्रालय पास जाने की जरूरत ही नहीं। रघुवर दास के आरोप पर कांग्रेस और JMM ने पलटवार किया है। कांग्रेस का आरोप है रघुवर दास ने ही पिछड़ों के सर्वेक्षण को बंद करा दिया था। वहीं JMM का कहना है कि जनगणना केंद्र का काम है, राज्य सरकार जातीय जनगणना करा भी लेती है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में पत्र का कोई औचित्य नहीं है। जातीय जनगणना के विषय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का निर्णय टाल मटोल का रहा है। रघुवर दास जी के समय एक पत्र प्रेषित हुआ था, लेकिन 5 जिलों में थोड़ी थोड़ी जातीय जनगणना की सुगबुगाहट हुई थी। उसके बाद अचानक रघुवर दास जी के आदेश पे पुनः उसको बंद कर दिया गया।
चिट्ठी है, तो इस चिट्ठी पर अब केंद्र सरकार ही सहमत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास में यह अधिकार नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल जो पॉपुलेशन का होता है वो केंद्र सरकार के गृह विभाग के अंदर का है, और वो जब तक उस पर मोहर नहीं लगाएंगे तो उसकी वैधता कहीं से भी टिकेगी नहीं। वहीं अमित शाह के सामने सरना कोड को लेकर आवाज नहीं उठाने पर आदिवासी समाज में आक्रोश है। इसे लेकर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले दिनों में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जाहिर है जातीय जनगणना को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कर चुकी है कि पिछड़े वर्गों की जाति की गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। वहीं सरना कोड पर सरकार के रुख से भी आदिवासी समाज में नाराजगी है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर जमशेदपुर में बीजेवाईएम ने प्रतिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें रघुवर दास ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का लताड़ लगाने वाली प्रथम सचिव स्नेहा दुबे के चाचा कन्हैया दुबे को सम्मानित किया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और खेल के क्षेत्रों में शहर का नाम रोशन करने वालों करीब 100 प्रतिमाओं को सम्मानित किया। सबने उनके परिवार, उनके चाचा कन्हैया दुबे जी को बुलाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित करने का काम किया, ताकि हमारे जो बच्चे बच्चियां सेना दुबे से एक प्रेरणा लेकर उस शिखर तक पहुंचने के लिए वो संकल्प ले। बोकारो विधायक बिरंची नारायण और बेरमो के पूर्व बीजेपी विधायक योगेश्वर महतो बाटुल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। योगेश्वर महतो ने कहा था कि नरकेरा में क्रिकेट स्टेडियम इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि वहां बिरंची नारायण का धंधा कर सके, जिस पर बिरंची नारायण ने पलटवार किया है और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर आरोप साबित नहीं करने पर वे मानहानि का मुकदमा करेंगे। उस आरोप को साबित करिए कि मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, मेरे परिजन ने कौन सा जमीन खरीदा, कितना जमीन खरीदा, आप साबित करिए। नहीं तो 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, और अगर आप सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, बाध्य होकर आपके खिलाफ न्यायालय के शरण में जाऊंगा, आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुकदमा मानहानि का दाखिल करूंगा आपके खिलाफ, और आपका जो एक गुर्गा जिसने मेरे पिताजी का नाम लिया उसके खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा दायर। झुमरी तिरा के CH स्कूल मैदान में रमेश प्रसाद यादव फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। कार्यक्रम में कोडरमा विधायक नीरा यादव, बरकट्टा विधायक अमित यादव भी मौजूद रहे। इन लोगों ने फुटबॉल को किक मारकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच धनबाद और कोडरमा के बीच खेला गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ऐसे आयोजन से जहां खेलों का विकास होता है तो वहीं ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। टूर्नामेंट के दौरान पूरा मैदान खेल प्रेमियों से भरा हुआ था। एज ग्रुप के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम खेल के माध्यम से किया जाता है, और झारखंड में नो डाउट कि झारखंड बहुत ही प्रतिभा झारखंड के अंदर है, और झारखंड में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी झारखंड के खिलाड़ी बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने क्षेत्र में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। साहिबगंज में डायरिया से पिछले 1 हफ्ते के भीतर 3 आदिम जनजाति की मौत हो गई है, जबकि 6 बच्चे बीमार हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना तालझारी के देवो वास्को पहाड़ की बताई जा रही है। हालांकि सदर अस्पताल के डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। सारे बच्चे एक ही परिवार से हैं, और जैसा कि उसके अटेंडेंट बता रहे हैं कि सारे लोगों को लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रहे हैं। संभावना है कि इस परिवार के लोगों ने ऐसे कुछ चीज़ खाई है जिससे कि इन सबको फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, और अस्पताल आने के बाद 4-5 बच्चे में से 1 बच्चे सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं और बाकी बच्चे खतरे से बाहर हैं।
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एसपी सिन्हा केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए घाटशिला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाके में विकास योजनाओं की जानकारी ली और सबसे पहले वो कामुक पहुंचे, जहां उन्होंने दीदी बड़ी योजना का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने महिला समूह की तरफ से की जा रही लेमन की खेती का भी जायजा लिया। कई योजनाओं की समीक्षा के बाद उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने स्वरोजगार पर भी जोर दिया। सोने की जरूरत नहीं, कहीं न कहीं तो हम प्रारंभ करेंगे। अगर प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो अपने पास निवेश है वो तो कोई ऐसा कुबेर का खजाना तो होता नहीं है, तो कहीं तो हम स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी होने से घंटों ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा, जिससे कई ट्रेनें जहां तहां रुकी रही। ट्रैक बदलने के दौरान मालगाड़ी के 2 चक्के पटरी से उतर गए थे। बाद में मालगाड़ी को ट्रैक पर लाया गया, जिसके बाद धनबाद रेल मंडल में ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हुई। ऑनलाइन से ऑफलाइन में लाइन नंबर 7 में क्रॉस करा के लिया जा रहा था। उसी समय 61 नंबर पॉइंट पर इंजन से 22वीं गाड़ी डिरेल हो गई। उसके हावड़ा इनका आगे का 2 चक्का ट्रैक से नीचे आया। इधर धनबाद में मैथन टोल प्लाजा में एक कार मालिक अपने कार को घंटों गेट नंबर 3 पर खड़ा रख दिया और जिससे काउंटर 3 पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया, जिसके बाद प्रबंधक को काउंटर नंबर 3 को बंद करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कार रांची से पश्चिम बंगाल के रानीगंज जा रही थी। कार जब मैथन टोल पर पहुंची तो कार में फास्टैग नहीं होने के कारण टोल के द्वारा 80 रुपए टोल टैक्स और 80 रुपए का पेनल्टी बिना फास्टैग के लगाया जा रहा था, जिसके बाद कार चालक भड़क उठा और टोल कर्मी के ऊपर नियम के खिलाफ गैर कानूनी कार्य करने का आरोप लगाने लगा। वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है 80 रुपया और मांग रहा है 160 रुपया। मैं कागज मांगा हूँ दिखाने के लिए, वो अभी तक दिखा नहीं पा रहा और जबरदस्ती बोल रहा है कि 160 देना पड़ेगा। गुमला में पिछले 6 महीने में अंधविश्वास से 12 लोगों की हत्या कर दी गई है और शनिवार की रात लूटो गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। 60 साल के बंधन उरांव, उसकी पत्नी सोमवारी देवी और बहू बासमुनी देवी की हत्या का आरोप उसके भतीजे विठाला उरांव पर लगा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि डायन पेशाही के आरोप में आखिर कब तक हत्याएं होती रहेगी। दूसरा मन कर खेत निकाल के हम बनिहारी जा रहे हैं, फिर हम वो जा रहे हैं हमारे बटे नदी बटे हम लोग तो इन्हें को देखे जा रहे हैं। फिर हम साथे आले खोर बटे गेल तो खोरे बटे से रह गेला को बाद ने मूर्ख मारे लगलक तो हमनो भाग दिली जग से डर के मारे। हाँ, लौआ के काले कट देला कहत रहे। हाँ। ओकर बाद तो हमके देबे करलक तो भाग गेल। ओकरे में फिर अथी बंधन। हाँ, तले हम भाग गेली। हमने तले तो हम आबे नहीं करली घर। और इस तरह की घटने के पीछे सबसे बड़ी मुख्य कारण है अंधविश्वास। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला हर तरह से आदमी लोगों के बीच में जागरूक करने की काम कर रही है। गुमला पुलिस ने कामडारा इलाके से पीएलएफआई नक्सली जिब्नुस आइंद को गिरफ्तार कर लिया है। कोनालोया में पीएलएफआई का एरिया कमांडर मांडू टोपनो अपने दस्ते के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और योजना भी बना रहा था। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक बाइक से 2 युवक संदिग्ध रूप पर भागने लगे, जिसमें से एक को पुलिस ने दबोच लिया। पे पता चला कि 26 के रात्रि को ये कानालोया गांव में अपने कुछ साथियों के साथ लेवी मांगने का और कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने का ये कार्यक्रम कर रहा था। बाइक में सवार 2 व्यक्ति को, एक जिब्नुस आइंद और इसमें सवार मांडू टोपनो, दोनों को रैकी किया गया, जिसमें कि मांडू टोपनो भागने में सफल हुआ और जिब्नुस आइंद गिरफ्तार हुआ। ओलंपिक में खेला जाने वाला रग्बी हमेशा से ही खेल और खिलाड़ियों को चौंकाता रहा है। झारखंड की खूंटी में भी रग्बी का खेल पिछले कुछ सालों से काफी जोरों पर खेला जा रहा है। इसी का परिणाम है कि झारखंड की टीम में शामिल कुल 15 खिलाड़ी खूंटी से ही ताल्लुक रखते हैं। आखिर क्या है रग्बी और उसका
पैशन। आप भी देखिए और समझिए। फुटबॉल की तरह ही दौड़ भाग और पसीना बहाने वाला खेल रग्बी इन दिनों खूंटी में चर्चा का विषय है। खूंटी के मैदानों में जिले के रग्बी खिलाड़ी लगातार मेहनत कर झारखंड की टीम में एक बार फिर अपनी जगह और जुगत बनाने में जुटे हैं। 23 और 24 अक्टूबर को चाईबासा में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें सभी जिलों की टीम शामिल होंगी और इसी में प्रदर्शन के आधार पर झारखंड की टीम बनाई जाएगी, जिसके बाद नवंबर में संभावित नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उतरेगी। वर्तमान में राज्य स्तरीय टीम में खूंटी के कुल 15 रग्बी खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। अचानक मेरा ध्यान आया रग्बी में, तो मैंने भी सोचा कि रग्बी में ज्वाइन कर लूं। रग्बी में खेलने मजा आ रहा है? यस सर। कहाँ तक पहुँचना है? सर इंडिया टीम तक। खूंटी में खेली जाने वाली रग्बी ओलंपिक में खेली जाने वाली रग्बी के फॉर्मेट के आधार पर ही है, जो 2 फॉर्मेट में होती है। पहले फॉर्मेट में रग्बी कुल 15 मिनट की खेली जाती है, जिसमें पहला और दूसरा हाफ 7-7 मिनट का और बीच में 1 मिनट का ब्रेक होता है, जबकि दूसरे फॉर्मेट की रग्बी 95 मिनट में खेली जाती है, जिसमें पहला और दूसरा हाफ 45-45 मिनट का होता है और बीच का ब्रेक 5 मिनट का होता है। खूंटी जिला ने पहले भी रग्बी के सभी फॉर्मेट में बॉयज, गर्ल्स, जूनियर, सीनियर जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसमें लगातार 3 साल से चैंपियन है। तो हमारी तैयारी अच्छी है और इस बार भी खूंटी जिला चैंपियन होगा और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र से हॉकी और तीरंदाजी में बहुत निकलते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे रग्बी में भी उसी तेजी के साथ निकलें और उसी दमखम के साथ खेलें। सबसे कमाल की बात यह है कि खूंटी में नए बच्चों का ध्यान सबसे पहले हॉकी और तीरंदाजी की तरफ जाता है। ऐसे में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल रग्बी की तरफ ध्यान जाना, जिसमें खुद राष्ट्रीय स्तर पर हमारी टीम संघर्ष कर रही है, चौंकाने वाली बात है। हमें अभी रग्बी को अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। अभी हमें झारखंड से इंडिया के लिए खेलना है। इंडिया के बाद हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हम रग्बी को आगे से आगे तक बढ़ाएं और हमारे जो भी झारखंड में जो भी खेलना चाहते हैं सबको को हम निमंत्रण करें। खूंटी ने रग्बी खेल में राज्य को 15 खिलाड़ी दिए हैं और सही बात भी है कि लगातार जिसमें मैदान में दौड़ने भागने की ताकत होगी, पसीना बहाने की क्षमता होगी, वही रग्बी खेलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। और बोकारो से आपको बड़ी खबर बता दें, वेदांता इलेक्ट्रॉल स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। BF2 में काम कर रहे थे तीनों मजदूर और बंद BF2 में चल रहा था मरम्मती का काम। तो आपको बोकारो से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। BF2 में तीनों मजदूर काम कर रहे थे और आपको बता दें कि बंद BF2 में काम चल रहा था मरम्मती का। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।